दोस्तों नमस्कार, मैं आकाश कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे विराम चिन्ह। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे विराम चिन्ह। ये वीडियो के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है। वीडियो के लिए जो कब है 26 और 27 जून को है। 26 और 27 जून को है। ये यहाँ से आपका एक प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। पिछली बार 2018 में एक प्रश्न यहाँ से पूछा गया था। तो इसमें संबंधित निम्नलिखित में से संबंधित है, पूछा जाता है कि ये जो आपके कामता प्रसाद गुरु जी हैं, इनके अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? 20 है। ये प्रश्न पूछा गया है कि किसके अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 है, तो विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? 20 है। किसके अनुसार है? कामता प्रसाद जी के अनुसार है। ये देखिए यहाँ पर दिया गया है, कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्ह कितने हैं? 20 हैं। अल्प विराम का मतलब जैसे आप कहीं पे चलते हैं, कहीं पे चलने के बाद आपको रुकना पड़ता है, तो वहाँ पे अल्प विराम होता है। अल्प विराम का मतलब होता है कामा से संबंधित होता है। उसके बाद अर्ध विराम। अल्प विराम का मतलब कामा से संबंधित होता है। उसी में अगर अल्प विराम का आधा कर दिया जाए तो आपको जो हो जाएगा अल्प विराम। तो इसमें एक पहले पॉइंट लगेगा, उसके बाद आपका कामा लगेगा, इसे बोला जाता है अर्ध विराम। कहीं भी जैसे कोई भी पंक्ति खत्म होती है, तो जब कोई पंक्ति पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है तो उसे बोला जाता है पूर्ण विराम, जिसे आप ऐसे प्रदर्शित करते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको सब लोग को पता ही, आश्चर्य वाला चिन्ह पता ही है। आश्चर्य वाले में एक पूर्ण विराम के नीचे बिंदी लगा देते हैं। डैश चिन्ह का जिससे संबंधित है, डैश चिन्ह इसी से संबंधित संयोजक चिन्ह, जिसे बोला जाता है संयोजक चिन्ह। उसके बाद कोष्टक आपको पता ही 3 प्रकार के होते हैं, छोटा कोष्टक, बड़ा कोष्टक, मंझला कोष्टक। अत्वर्ण का मतलब जैसे उदाहरण दिया होता है, किसी भी चीज़ का उदाहरण दिया होता है तो उसे 2 इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत दिखाया जाता है। उपविराम या अपूर्ण विराम, जिसे विसर्ग से द्वारा प्रदर्शित करते हैं। विवरण का मतलब 2 डॉट दे देगा, उसके बाद आपका एक एरो दे देता, तो इसे देता है कि आपका ये विवरण है। पुनरावृत्ति सूचक में होता है आपका डबल इन्वर्टेड कामा। लाघव चिन्ह में आपको शून्य से दर्शाता है। लोप मुद्रा, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। लोप चिन्ह का मतलब डैश डैश से आपको प्रदर्शित कर देता है। पद चिन्ह का मतलब डैश दे देता है। दीर्घ उच्चारण का मतलब ऐसे होता है। अल्प उच्चारण का मतलब ऐसे होता है। पाद चिन्ह का मतलब भाग का चिन्ह दिया होता है। पाद बिंदु जो होता है भाग से संबंधित होता है। ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ। हंस पद का मतलब होता है त्रुटि से संबंधित। जैसे आप कोई भी पंक्ति लिख रहे हो, जैसे पूछा जाए कि राम जाता है, तो आप इसमें इलाहाबाद भूल गए, तो कहाँ इलाहाबाद को इससे करने के लिए यहाँ ये हंस पद लगा करके इलाहाबाद लिख रहे, तो ये राम कहाँ जाएगा? राम इलाहाबाद जाएगा, इससे ये संबंधित हो जाता है। टीका सूचक में ये प्रश्न से पूछा नहीं गया है, फिर भी पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। ये आपका तुलता, डबल जो बराबर या तुल्यता का चिन्ह करते हैं। उसके बाद समाप्ति सूचक का ये चिन्ह होते हैं। विराम का अर्थ होता है ठहराव। कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार कितने हैं? चिन्हों की संख्या 20 है। अल्प विराम आपको देखिए कामा दे ही दिया, अल्प विराम से संबंधित अर्ध विराम, ये प्रश्न कई बार आया है। अल्प विराम का मतलब होता है कामा, अर्ध विराम का होता है डॉट और कामा हो जाता है। हंस पद किस होता है? त्रुटि विराम, जैसे हमने आपको बताया है। उसके बाद जैसे कहाँ राम कहाँ जा रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया है। पूर्ण विराम कहाँ लगता है? अंत में लगता है। उपविराम को किसे दर्शाते हैं? विसर्ग से दर्शाते हैं। विराम चिन्ह का सर्वाधिक प्रयोग किसका होता है? अल्प विराम, कामा का। देखिए अगर आप कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो सबसे ज्यादा वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, कामा का। उदाहरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? उदाहरण चिन्ह का प्रयोग आप जब किसी को ज्यों का त्यों लिखते हैं तो उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संक्षिप्त रूप से विराम को दिखाने के लिए शून्य से प्रदर्शित करते हैं। निर्देशक चिन्ह के लिए, संकेत के लिए प्रयोग किया जाता है। रात्रि निशा, इसमें देखिए आपका ये डबल डैश से प्रदर्शित किया जाता है। लोभ निर्देश, ये देखिए आप पूरी बात जब पूर्णवृत्ति करती है तो उसे आप लोभ से संबंधित करते हैं। उसके बाद फिर ये आपका कुछ संबंधित चिन्ह हो गया, जैसे देखिए आपका यहाँ पे दिया हुआ है उष्ण व्यंजन है। हमने आपको पहले ही बताया था उष्ण व्यंजन है। उष्ण व्यंजन आपका हमने बताया था शाखा साहा। कौन सा है? शाखा साहा, ये आपका उष्ण व्यंजन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमने आपको पहले भी बता रखा है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है, उन वर्णों को क्या बोला जाता है? हिंदी वर्णमाला विराम चिन्ह बोला जाता है। हिंदी के जिन वर्णों को उच्चारण करते समय केवल श्वास शब्द का प्रयोग, उन वर्णों को क्या बोला जाता है? उन वर्णों को बोला जाता है आघोष।
आघोष, आघोष बोला जाता है। यार अलावा कैसे हैं, यार अलावा आपके कैसे हैं, यार अलावा आपके अंतस्थ हैं, यार अलावा अंतस्थ हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। उस व्यंजन में आपका होगा शाखा, शाखा साहा हो जाएगा। ओष्ठ से आपका कौन सी ध्वनि निकलती है, फा से फल निकलता है, ओष्ठ से निकलती है। वबल, वबल का मतलब होता है स्वर, ये आपको पता ही है। शब्द के अंत में आता है तो उसे क्या बोला जाता है, शब्द के अंत में आए तो उसे आकारांत बोला जाता है। ये प्रश्न पूछा गया है, शब्द के अंत में अगर आए तो उसे आकारांत बोला जाता है। शब्द के अंत में आए तो उसे आकारांत बोला जाता है। कौन सा स्वर नहीं है, कौन सा स्वर नहीं है, तो आपको पता है बा से बकरी वाला जो है ये स्वर नहीं है। बाकी छोटा छोटा ऊ, ए से एड़ी, ये आपका स्वर है। निम्नलिखित में से कौन सा घोष है, घोष या सघोष, घोष या सघोष आपका एक ही है। घोष या सघोष, घोष सघोष आपका एक ही है। दा, इसमें हो जाएगा ता था दा धा, इसमें आपका हो जाता है दूसरा ता था दा, ता था दा। तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, इसमें आपका हो जाएगा सघोष। उसके बाद पहला और दूसरा क्या हो जाता है, अघोष। पहला और दूसरा क्या हो जाता है, अघोष। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या बोला जाता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या बोला जाता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या अक्षर बोला जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या अक्षर बोला जाता है। वर्णमाला के समूह को क्या बोला जाता है, वर्णमाला के समूह को व्यवस्थित वर्ण बोला जाता है। वर्णमाला समूह को क्या बोला जाता है, वर्णमाला किसे कहते हैं, व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे छोटा से लेकर के बड़ा ज्ञान तक आपका पूरा एक क्रम में हो। कंठ ध्वनि, कंठ से जो आपका निकलता है, तो कंठ से आपका क्या निकलता है, काखा गा घा गा। उच्चारण के आधार पर मूर्धा, मूर्धा का वर्ग काखा गंगा चाछा जा जाओ, टा वर्ग जो होता है, टाठा डाढ़ा, ये आपका कौन सा वर्ग हो जाएगा, मूर्धा। ये वाला आपका का वर्ग हो जाए, ये वाला कंठ हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका तालब्य हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ओष्ठब्य। अल्प प्राण, अल्प प्राण में हमने बताया था आपका पहला हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा। पहला तीसरा पांचवा देखिए इसमें कौन सा है, वही आपका हो जाएगा का वाला हो जाएगा। ये बाकी और सबका क्या हो जाएंगे, महाप्राण हो जाएंगे। नवीनतम विकसित ध्वनियाँ कौन सी है, नवीनतम विकसित ध्वनियाँ कौन सी है, खा और गा। हमने बताया था जो आपका जवारी बिंदु लगते हैं उसे क्या बोला जाता है, नवीनतम ध्वनियाँ बोला जाता है। घोष, घोष हमने आपको बताया था तीसरा होगा, चौथा होगा, पांचवा होगा। ये आपको हमने बताया घोष होगा तीसरा, चौथा, पांचवा। तो कौन सा हो जाएगा, देखिए इसमें माँ है, पांचवा है, ये आपका हो जाएगा घोष या सघोष। घोष सघोष दोनों एक ही है, इसमें आप लोग कन्फ्यूजन मत रहिएगा। एक वर्ण व्यंजन नहीं है, एक वर्ण व्यंजन नहीं है। कौन सा नहीं है, छोटा वो आपका स्वर है। ध्वनि ओष्ठ नहीं है, कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है, ओष्ठ नहीं है। तो आप आ जाइए पाफा बा, ता वाला, ता आपका क्या है, दंतव्य है, ता आपका दंतव्य है। हिंदी मूल भाषा में वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है, 52 मानी गई है। हिंदी मूल भाषा में वर्णों की संख्या 52 मानी गई। ये मैंने आपको पहले इसके वाले पहले वीडियो में बताया था। नासिक व्यंजन कौन से हैं, नासिक व्यंजन कौन से हैं, यहाँ हमने बताया था आपका 5 हो जाएगा, जो लास्ट में होगा। जैसे आपका अंगा हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, आड़ा हो गया, ना हो गया, ये आपके अंगा हो गया, काखा काका अंगा, चाछा जाझा, इया हो गया, टाठा डाढ़ा, ना हो गया, पाफा बाभा माँ, और एक आपका माँ हो जाएगा। अंगा हो गया, इया हो गया, आड़ा हो गया, ना हो गया, माँ हो गया। कैसे व्यंजन है, नासिक व्यंजन, मतलब 5वां समूह। ए आई क्या कहलाते हैं, ए आई हमने आपको बताया था। सबसे पहले आपको ये पता हो ए आई बनता कैसे है। छोटा आ ले लीजिए, प्लस क्या लीजिए, छोटी ई ले लीजिए। तो सबसे पहले आपको हमने बताया था छोटा कहाँ से निकलता है, कंठ से निकलता है। छोटी कहाँ से निकलता है, ओष्ठ। तो क्या हो जाएगा आपका, तालब से निकलता है। छोटी ई तालब, तो क्या हो जाएगा, कंठ तालब हो जाएगा। हिंदी में मानक वर्णमाला, मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया किसको, का अंगा को, सॉरी अंगा को नहीं, अंगा को नहीं दिया गया, इसे री से ऋषि को नहीं दिया गया है। श्री हिंदी किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है, श्री को मानक स्थान नहीं दिया गया है। चला होते
निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्दों में द्विज व्यंजन है? सी। शाखा शाह कौन सा है? शाखा साहब के आपको कौन से उच्च व्यंजन है? छा आपका कैसा है? संयुक्त ध्वनि है। का प्लस शामिल की आपका बनता है छा। छा आपका हमने बताया क्रम में आता है का क्रम में आता है। ज्ञा आपका बनता है ज्ञा जा और यहाँ से आधा जी। ये देखिए हलंत आपका आधा होना चाहिए, इसमें देखिए आपको यही कंफ्यूजन देता है। तो आपका ज्ञा जो होता है इसका मतलब ये होता है अगर इसमें हलंत लग गए इसका मतलब होता है आधा अक्षर। निम्नलिखित में से आघोष है। आघोष को हमने पहले बताया था, पहला और दूसरा जो आपका क्रम आएगा तो क्या हो जाएगा? आघोष हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? चा छा जा, उसी में कौन सा? सा। ये आपका सा हो जाएगा आपका आघोष। बाकी वो दोनों सा जो होते हैं वो होते हैं घोष। घा का उच्चारण क्या होगा? कंठ हो जाएगा, हमने पहले ही आपको बताया था। संयुक्त व्यंजन आपका कौन सा है? ज्ञा। संयुक्त व्यंजन में क्या आ जाएंगे? छत, त्रंग, ज्ञा और एक आपका हो जाएगा स्रा। संयुक्त व्यंजन में आपका हो जाएगा स्रा। ये हमने आपको पहले ही बता रखा है। उच्चारण की दृष्टि से दंतव्य नहीं है, दांत से नहीं निकला हुआ, टा वाला। कौन सा आमानक वर्ण है? भक्त। ये देखिए आमानक वर्ण है, ये इसे बोला। आपको ऐसे ही देखेंगे तो आपको खुद पहचान में आ जाएगा कि कौन सा मानक वर्ण है कौन सा नहीं है। छा का संबंध है, हमने आपको बताया था किससे बनता है? का और सा से। कुल स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है, हमने बताया था। कितने हैं? 4 + 7। अल्प प्राण, महाप्राण। स्वर नहीं है जा। ये क्या है? व्यंजन है। टा वर्ग में नहीं आता है। टा वर्ग में आपका क्या नहीं? घा से घड़ी नहीं आएगा, ये आपका का वर्ग में आता है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 होती है। व्यंजनों की संख्या 33, स्वर की संख्या 11। ये पूछा जाता है पश्च स्वर। ये हमने आपको पूरा का पूरा पढ़ा है। पश्च स्वर में आपका आ जाएगा बड़ा। उसके बाद ये हमने आपको पूरा पढ़ा है। खड़ी पाई वाली संयुक्त रूप से मिलाकर क्या बोला जाता है? खड़ी पाई वाले व्यंजनों को संयुक्त रूप से कैसे मिला के बनाया जाता है? तो उसे खड़ी चौपाई को हटा करके। खड़ी पाई वाले व्यंजनों को संयुक्त रूप से कैसे बनाया जाता है? खड़ी वाली चौपाई को हटा करके। विसर्ग में क्या संबंध? नीस पर। विसर्ग का मतलब आपको संबंधित है, ये 2 बूंदी लगा देंगे जिसको आपका विसर्ग बोला जाता है। कौन सा वर्ण स्वर है? कौन सा व्यंजन स्वर है? तो आपका ए से ईडी जो है ये क्या है? ऐनक वाला स्वर है। अंतस व्यंजन हमने आपको बताया था, या, रा, ला, वा। ये आपका हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन। ओ कौन सा है? ओ हमने बताया था पहले। आप आइए छोटा में, उसके बाद प्लस छोटा ऊ, तो ये क्या हो जाएगा? छोटा ऊ आपका कहाँ निकलता है? आ से, और ऊ के ओष्ठ से, तो आप क्या हो जाएगा? कंठ ओष्ठ हो जाएगा। चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? चा वर्ग। का वर्ग और चा वर्ग। का खा गंगा चा कौन सा हो जाएगा? कंठ तालब हो जाएगा। कंठ से आपका का वर्ग हो जाएगा, का चा वर्ग। उसके बाद टा वर्ग मूर्धा हो जाएगा, पा वर्ग हो जाएगा आपका ओष्ठ, और ता वर्ग हो जाएगा आपका दंतव्य। ये कैसी ध्वनियाँ है? क, ग, ज, फ, द। ये कैसी ध्वनियाँ? अरबी और फारसी ध्वनियाँ। देखिए तो आपको ऐसी भी लग रहा है मुस्लिम भाषा से संबंधित है। तालब से क्या होगा? चा वाला। अब आप लोग बताइए, ये तो हो गया तालब, तो ये कौन सा वर्ग हो जाएगा? ये कौन सा वर्ग हो जाएगा? ये कौन सा हो जाएगा? ये वाला वर्ग हो जाएगा आपका ओष्ठ। और ये वाला कौन सा हो जाएगा? ता था दाधा ना मूर्धा। घोष नहीं है। घोष में हमने बताया था तीसरा होगा, चौथा होगा, पांचवा होगा। तो आप लोग देखिए इसमें कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा? तीसरा, चौथा, पांचवा, तो कौन सा हो जाएगा आपका? ये ता। री स्वर नहीं है में नहीं है। आज में री स्वर नहीं है। बाकी सब में री का मात्रा आप लोग को पता है, ऐसे लगता है री की मात्रा ये होती है, बाकी इसमें बड़ा का मात्रा लगा, तो ये री स्वर नहीं है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।